हेलो एवरीवन। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे और उसका क्वालिफिकेशन ओथ एंड सैलरी हमने कर लिया था। इसको हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को साथ साथ में करेंगे ताकि आपको दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझ में आए। दोनों में मैक्सिमम साथ सेम है, बहुत सारी पावर्स फंक्शन सेम है, तो उसको साथ साथ में करेंगे ताकि उसको दोनों एक साथ में हो जाए। ठीक है। तो हाई कोर्ट का जो अपना किस किस आर्टिकल्स में दिया, आर्टिकल 214 से 231 के बीच में दिया है। उसके बाद में आपका जो लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं उनके बारे में आते हैं, उसके बाद के जो आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन बनाया था कि हाई कोर्ट हर एक स्टेट में होगा करके, बट सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने किया। उसमें पार्लियामेंट को ये ऑथराइजेशन दिया गया कि वो किसी भी दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स का एक हाई कोर्ट कॉमन हाई कोर्ट बना सकती है। इवन दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के साथ में यूटीज को भी, जो यूनियन टेरिटरी है, उनको भी इंक्लूड करके एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। ये सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू दिया गया था। पहले क्या था, हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा, ऐसा करके प्रोविजन बनाया गया था। बाद में उन्होंने इसको चेंज करके बोला कि दो या दो से अधिक के स्टेट्स के लिए कॉमन हाई कोर्ट भी बना सकते हैं और इवन यूटी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो अभी करंट सिचुएशन में देखें, 2019 में 25 हाई कोर्ट थे। उसमें 3 हाई कोर्ट ऐसे थे जो एक से ज़्यादा स्टेट्स को डील कर रहे थे, मतलब दो स्टेट्स को डील कर रहे थे। और दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका खुद का हाई कोर्ट है, और सभी यूनियन टेरिटरी किसी न किसी पास के जो हाई कोर्ट है उनके साथ में इंक्लूडेड है। ठीक है। अदरवाइज सभी यूटीज को पास के हाई कोर्ट के साथ इंक्लूड किया गया है, बट दिल्ली एक ऐसा यूटी है जिसका खुद का एक हाई कोर्ट है। ठीक है। एंड इसका कंपोजिशन क्या होता है, कंपोजिशन ये अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और इसका कंपोजिशन क्या होता है, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, दैट डिपेंड ऑन द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कितने मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है। और इनके अपॉइंटमेंट के टाइम में प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेगा, और जो स्टेट का, जिस स्टेट में हाई कोर्ट का जज या चीफ जस्टिस अपॉइंट करने वाले हैं, उस स्टेट के गवर्नर से अपॉइंट करेंगे। अगर मान लो हाई कोर्ट जो है एक से ज़्यादा स्टेट्स को डील करता है, टेरिटोरियल एरिया के अंडर दो एक से ज़्यादा स्टेट्स उसके अंडर में आते हैं, हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं, तब वो दोनों स्टेट के गवर्नर को के साथ में कंसल्ट करेगा। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, जो कंसल्टेशन में जो गवर्नर है वो जितनी स्टेट को कवर कर रहा है हाई कोर्ट, सभी स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट करेगा वो। ठीक है। और जो यहाँ कंसल्टेशन विद सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इसमें थर्ड जज केस में बोला था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में दो सीनियर मोस्ट जज का भी कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। मतलब एक कोलिजियम बनेगा जिसमें सीजीए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, साथ में दो सीनियर मोस्ट जज होंगे। ये तीनों लोग आपस में मिलकर एक एडवाइस देंगे। वो एडवाइस प्रेसिडेंट को बाइंडिंग होगी, प्रेसिडेंट उसी हिसाब से हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करेगा। ठीक है। ये थर्ड जज केस में बोला गया था। ठीक है। फोर्थ जज केस तो हमें पता ही है, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एनजीएसी को उन्होंने नल एंड वाइड बोल दिया था, क्योंकि वो आपके जुडिशियल ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था और ख़त्म कर रहा था। इसके लिए उन्होंने उसको नल एंड वाइड बोल दिया है। ठीक है। इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है, हमने हाई सुप्रीम कोर्ट के केसेस में देखा था। उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है कि 5 साल या हाई कोर्ट के जज हो, या एडवोकेट हो हाई कोर्ट के 10 साल के लिए, या डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो। ठीक है। बट हाई कोर्ट के केस में क्या होता है, उसकी क्वालिफिकेशन पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए। दूसरा, जुडिशियल ऑफिसर हो 10 ईयर्स के लिए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट या लेवल पे, नीचे सबऑर्डिनेट लेवल पे जुडिशियल ऑफिसर होना चाहिए 10 साल के लिए, 10 साल में सर्विस कर चुका हो। या फिर हाई कोर्ट में एडवोकेट हो 10 साल का। यहाँ पे एक चीज याद रखना, यहाँ पे उन्होंने डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट की बात नहीं की है, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज की बात की है। ठीक है। और इसकी एज कब तक होती है, कब तक रिटायरमेंट उनको होगा, 62 ईयर्स के लिए। जो आपका सुप्रीम कोर्ट था उसकी रिटायरमेंट एज कितनी थी, 65 ईयर्स। ठीक है। और इसके अलावा ये प्रेसिडेंट को अपना रिजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं, कभी भी रिजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं ये प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट भी रिमूव कर सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट। जो हमने उसमें देखा था, सुप्रीम कोर्ट के केस में देखा था कि किस तरीके से इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है। सेम इम्पीचमेंट प्रोसेस हाई कोर्ट के जजेस के लिए भी लागू होता है कि 10 मेंबर्स पहले उसको लोकसभा में अगर लाना है रेजोल्यूशन तो 10 मेंबर्स एक्सेप्ट करेंगे। देन
हंड्रेड मेंबर्स उसको एक्सेप्ट करेंगे। फिर 50 मेंबर्स राज्यसभा में अगर इंट्रोड्यूस करना है तो 50% को एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर वो एक्सेप्ट कर वो स्पीकर या चेयरमैन को देंगे, वो स्पीकर या चेयरमैन एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है उसके डिस्क्रिप्शन पे। अगर एक्सेप्ट करता है तो 3 मेंबर कमेटी बनेगी। 3 मेंबर कमेटी में चेक करेंगे कि जो उस पर जो चार्जेस लगे हैं वो सही है कि नहीं है। उसमें दो ही सिर्फ कंडीशन दी हुई है जिसके बेसिस पे उनको निकाला सकता है, दैट्स अप्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ठीक है, कमेटी अगर अप्रूव कर देती है तो वोटिंग होगी। वोटिंग कितनी होगी? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, 2/3 मेंबर्स ऑफ वो प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड द टोटल मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। वो एक हाउस में पास होने के बाद में दूसरे हाउस में पास होगा, और दूसरे हाउस दोनों हाउस में पास होने के बाद में प्रेसिडेंट के पास में आएगा, प्रेसिडेंट देन अप्रूव करेगा, तब उसका इम्पीचमेंट होएगा। ठीक है, हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर भी हो सकता है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में। उस ट्रांसफर के लिए प्रेसिडेंट को जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको कंसल्ट करना है। और इसके अलावा हाई कोर्ट हाई कोर्ट जहां से ट्रांसफर होके एक पहला हाई कोर्ट है, दूसरा हाई कोर्ट है, इस हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो रहा है तो दोनों के चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा। और इसके साथ में जो थर्ड जज केस हुआ था उसमें ये बताया गया था कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसल्टेशन लेना है तो उसमें 4 सीनियर मोस्ट जजेस का भी कंसल्टेशन लेना है साथ में। याद रखना, अपॉइंटमेंट के टाइम पे 2 सीनियर मोस्ट जजेस का कंसल्टेशन लेना है चीफ जस्टिस को, बट ट्रांसफर के टाइम पे 4 सीनियर मोस्ट जजेस का, ट्रांसफर के टाइम पे 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज का कंसल्टेशन लेना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। और इसके साथ में 2 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जहां से ट्रांसफर हो रहा है और जिस जगह पर ट्रांसफर हो रहा है, दोनों जगह के जो चीफ जस्टिस हैं उनके चीफ जस्टिस से भी कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द प्रोविजन फॉर द ट्रांसफर ऑफ जजेस। ठीक है, नाउ वी विल कंप्लीट द फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। इन दोनों को साथ में लेके चलेंगे, दोनों को एक साथ में पढ़ेंगे तो उसमें हम काफी कुछ समझ में आएगा कि दोनों में फंक्शंस क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, फर्स्ट कम्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इसमें सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 131 के अंडर में दिया गया सुप्रीम कोर्ट का एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, दैट्स अ फेडरल जुरिस्डिक्शन। मतलब फेडरल मैटर्स में जो जुरिस्डिक्शन है उसका सुप्रीम का ओरिजिनल है और एक्सक्लूसिव है। ओरिजिनल का क्या मतलब होता है, एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओरिजिनल का मतलब ये है कि जो पार्टी है जिनको प्रॉब्लम हो रही है, जो केस करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, दैट्स मीन्स ओरिजिनल। दूसरा होता है एपिलेट, मतलब अपील के थ्रू जा सकते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रोसीजर, या तो आप डायरेक्टली जा सकते हो या अपील के थ्रू जा सकते हो। जो ओरिजिनल जिसमें जुरिस्डिक्शन होता है, जिसमें ओरिजिनल पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, दैट मीन्स वहाँ पे डायरेक्टली आप जा सकते हो, अपील के थ्रू नहीं। मतलब लोअर कोर्ट में पहले केस फाइल किया फिर अपील के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा रहे हो, ऐसा नहीं। इसमें डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को पावर है और किसी भी कोर्ट को पावर नहीं है, दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव। तो एक्सक्लूसिव जो ओरिजिनल जो पावर है वो फेडरल के केसेस में। फेडरल के केसेस का मतलब है जिसमें डिस्प्यूट किसके बीच में हो, सेंटर स्टेट के बीच में हो, या एक साइड में सेंटर हो, दूसरे साइड में डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स हो, मतलब और बहुत सारे स्टेट्स हो, एक से ज़्यादा स्टेट हो, या एक साइड में सेंटर और स्टेट हो, दूसरे साइड में दूसरे स्टेट्स हो, या 2 स्टेट्स के बीच में भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो भी वो फेडरल नेचर में आएगा। इट विल कम्स अंडर द सुप्रीम कोर्ट एक्सक्लूसिव और ओरिजिनल पावर। मतलब इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी के पास में ये पावर नहीं है। ठीक है, हाँ जी, आर्टिकल 131 इज अबाउट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो दिस इज ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव सुप्रीम कोर्ट पावर के फेडरल नेचर के जितने भी डिस्प्यूट होते हैं वो वहाँ पे हैंडल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टली केस किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना कि पॉलिटिकल नेचर के केसेस नहीं आएंगे, मतलब आपस में कोई पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग डिफरेंट है और उनके अंदर कोई फाइट चल रही है तो सुप्रीम कोर्ट जाए, नहीं। लीगल की जो केसेस हैं, जहाँ पे लीगलिटी का कुछ केसेस आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा, देन दे विल आइडेंटिफाई वेदर इट इज राइट और रॉन्ग और एनीथिंग। ठीक है, ठीक है। और हाई कोर्ट के केसेस में भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है, कुछ कुछ केसेस में उसके पास में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का पावर दिया हुआ है। दैट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कब होता है, जब हाँ जी आप सही बोल रहे हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट वेट फॉर सेकेंड। आर्टिकल 132, 133, 134 एपलेट जुरिस्डिक्शन में आता है, यस डेफिनेटली वो आता है। ठीक है, देन कम्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में भी आता है कि जब कोई मैटर ऑफ एडमिरलिटी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस आता है तो हाई कोर्ट में डायरेक्टली आप केस कर सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन का डिस्प्यूट है वो भी हाई कोर्ट में डायरेक्टली आप ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है, बट ये एक्सक्लूसिव नहीं होता है, आप सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस कर सकते हैं, बट यूजली हाई कोर्ट में पहले किया जाता है, बाद में सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है। तो याद रखना कि ये एक्सक्लूसिव नहीं है। 131 में दैट वाज एक्सक्लूसिव ओरिजिनल पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो मैं अभी बता रहा हूँ हाई कोर्ट के फंक्शन बता रहा हूँ, दैट आर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ओनली। ठीक है, जो आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, या फिर इलेक्शन एमपी और एमएलए के इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट है, या फिर रेवेन्यू मैटर है, जो रेवेन्यू कलेक्शन के मैटर रिलेटेड है उसका है, या फिर फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट है जो आपके आर्टिकल 226 में दिया है, वो भी आपका ओरिजिनल है, वो आपका सुप्रीम कोर्ट का भी ओरिजिनल है। ठीक है, क्यों? सुप्रीम कोर्ट में भी दिया हुआ है, आर्टिकल 13 के अंडर में आप जा सकते हैं। दैट्स आल्सो कम्स अंडर द जुडिशियल रिव्यू पावर, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, फंडामेंटल्स को लगाने का और फंडामेंटल्स को फॉलो करने का जो जुडिशियल रिव्यू है वो आपके इसमें आता है। ठीक है, इवन जो हाई कोर्ट होता है वो जो लोअर कोर्ट है उससे कोई भी केस अगर ऐसा लगता है कि जो उसकी अथॉरिटी से बाहर है या उसकी पावर से बाहर है, उसको ट्रांसफर करके अपने पास ले सकता है और उसको ऑर्डर दे सकता है कि इस तरीके से इसमें जजमेंट दो, या खुद ही जजमेंट पास कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में भी ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट का। ठीक है, अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए कर सकता है। ठीक है, तो दीज आर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। और आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन दिया हुआ है, दैट इज रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट एंड दैट इज रिलेटेड टू द फेडरल नेचर डिस्प्यूट्स। ठीक है, नाउ कम्स रिट जुरिस्डिक्शन, जिसको ऑलरेडी हमने फंडामेंटल राइट में पढ़ रखा है, रिट वाले के बारे में, जो आर्टिकल 226 में आपको हाई कोर्ट के बारे में दिया हुआ है और आर्टिकल 32 के अंडर में आपके सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया है। ये ऑलरेडी हमने एक्सक्लूसिव पढ़ रखा है, तो इसको मैं डिटेल में वापस एक्सप्लेन नहीं करूंगा। नाउ कम्स द एपेलेट जुरिस्डिक्शन। एपेलेट जुरिस्डिक्शन मतलब होता है अपील के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो उसके केसेस के बारे में, देन वो लोग जजमेंट देंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में इसमें डिवाइड किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, सिविल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर एंड स्पेशल लीव। ठीक है, तो इनके आर्टिकल जो है 132, 133, 134 हैं और इसमें 142 है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में यूजली क्या आते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैटर्स आते हैं, जहाँ पे आपको लगता है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ऐसा हाई कोर्ट या हाई कोर्ट से नीचे किसी कोई लेवल पे कोई कोर्ट ऐसा डिसीजन ले रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से रिलेटेड है और सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज याद रखना, हाई कोर्ट जब तक सर्टिफाई नहीं करेगा तब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं लेगा। हाई कोर्ट पहले वो करेगा आपको जस्टिफाई, वो करेगा आपको क्या बोलते हैं, सर्टिफाई करेगा पहले कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से रिलेटेड है, देन ओनली वो केस आपके सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट का सर्टिफिकेशन चाहिए इसके। ठीक है, फिर आता है सिविल मैटर। सिविल मैटर में जो आपके आर्टिकल 133 में दिया हुआ है, इस सिविल मैटर्स बेसिकली वो होते हैं जिस पर डिस्प्यूट डायरेक्टली पैसे से रिलेटेड डिस्प्यूट हो। ये आपके जो आपके आर्टिकल्स है ना, इसमें 214 से 231 के अंडर में आता है। दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंस, वो आप ना याद कर पाएंगे ना ही आपको रिमेंबर रहेगा, इसके लिए जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, हाई कोर्ट के आर्टिकल्स उतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, इसके लिए मैं उसका आर्टिकल्स नंबर आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको याद भी नहीं रहेंगे और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। ओके, तो डोंट रिमेंबर दिस, और मैं आपको इसके लिए उसके इंटरनल में नहीं जा रहा हूँ, और दिस मतलब इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है आपको बिल्कुल भी। ठीक है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत ही रेयर पूछा जाता है, जैसे 142 इज़ वेरी स्पेशल, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, तो कभी कभी इसके बारे में पूछ सकते हैं, बट 131, 132 इसके बारे में कभी नहीं पूछते, रेयरली पूछते हैं। ठीक है, तो सिविल केसेस में कब होता है कि जब वो कोई जनरल इंपॉर्टेंस का केस हो, कोई जनरल इंपॉर्टेंस का सिविल केस हो और हाई कोर्ट ने उसको अप्रूव किया हो, सर्टिफाई किया हो, या कुछ ऐसा क्वेश्चन लग रहा हो जिसको सुप्रीम कोर्ट को लग रहा हो कि उसको डिसाइड करना चाहिए, या फिर कभी इसमें पहले ऐसा केसेस जो सिविल मैटर मतलब पैसे से रिलेटेड है, या फिर मेरे डिस्प्यूट ऐसा कुछ है जो सिविल से रिलेटेड है, सिविल सूट से रिलेटेड है, तो उसको सिविल मैटर्स में आता है। इसमें बेसिकली दो ही टाइप के ऐसे आते हैं जो हाई कोर्ट सर्टिफाई कर देता है कि या तो उसमें जनरल इंपॉर्टेंस की कोई चीज़ हो, या फिर उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ही देख सकता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट अपील के थ्रू उसको सुन सकता है उस केस के बारे में और डिटेल्स बता सकता है। ठीक है,
नाउ कम्स द क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल मैटर्स आर्टिकल 134 के अंडर में है और यू डू नॉट नो टू गो इन डिटेल, बट ये सिंपली है, ये तभी यूजली लगाते हैं जब हाई कोर्ट क्या किया है उसने, जो आपके लोअर कोर्ट है, जो आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट है, हाई कोर्ट से जो नीचे के कोर्ट है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या कोई दूसरे कोर्ट है, मजिस्ट्रेट कोर्ट है, जो लोअर लेवल पे काम करते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या उसके नीचे लेवल पे काम करते हैं, उन्होंने किसी को डेथ सेंटेंस दिया था और हाई कोर्ट ने क्या किया था, हाई कोर्ट ने उनको उस डेथ सेंटेंस को चेंज किया और एक्विटल दे दिया, मतलब उसको बिल्कुल ही बरी कर दिया। ठीक है, ऐसे केस अगर कुछ आता है तो अपील के थ्रू सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है। ठीक है, ये क्रिमिनल केसेस की बात कर रहा हूँ मैं, क्रिमिनल मैटर्स की बात कर रहा हूँ। वहां पे क्या होगा, अगर ऐसा कोई केस आता है जिसमें लोअर कोर्ट ने तो डेथ सेंटेंस दिया था बट हाई कोर्ट ने उसको एक्विटल कर दिया, मतलब बरी कर दिया पूरी तरीके से, ऐसे केस को सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। ठीक है, या फिर उन्होंने या फिर हाई कोर्ट ने क्या है, किसी लोअर कोर्ट से केस को ले लिया और केस लेने के बाद में उनको एक्विटल कर दिया, जबकि या फिर उसको डेथ सेंटेंस दे दिया। ठीक है, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट ने केस अपने पास ले लिया और उसको डेथ सेंटेंस दे दिया किसी विक्टिम को या किसी एक्यूज्ड को डेथ सेंटेंस दे दिया, देन वो सुप्रीम कोर्ट अपील के थ्रू वो केसेस सुन सकती है। ठीक है, या फिर हाई कोर्ट सर्टिफाई कर दे कि ये ऐसा केस है कि सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड, तब वो सुन सकती है। ठीक है, तो दीज आर मैटर्स रिलेटेड टू द सिविल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स जो सुन सकती है हाई सुप्रीम कोर्ट, जब हाई कोर्ट कुछ ऐसा करती है कि या तो उसने किसी जिसको डेथ सेंटेंस मिला हो लोअर कोर्ट से उसको छोड़ दिया हो, बरी कर दिया हो, या उस नीचे के केस को अपने पास लेके किसी को डेथ सेंटेंस दे दिया हो, या फिर उसको लगे कि नहीं इसको सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए, उसको सर्टिफाई कर दे, तो वो अपील के थ्रू उसको सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। ठीक है, स्पेशल लीव इज अ वेरी स्पेशल पावर टू सुप्रीम कोर्ट। इसमें यह है कि अगर जजमेंट में, किसी भी जजमेंट में उसको लगता है कि प्रॉपर तरीके से सारी चीजें कंसीडर नहीं की गई हैं, तो किसी भी केस में, चाहे वो सिविल केस हो, चाहे क्रिमिनल केस हो, कॉन्स्टिट्यूशनल केस हो, कोई भी केस हो, उसको बोल सकता है कि मेरे पास लाओ, मैं सुनूंगा। सुओ मोटो भी कर सकता है या अपील के थ्रू भी कर सकता है, उसको लगेगा कि ये उस मैटर उसको सुनना चाहिए तो कर सकता है। तो इसके थ्रू वो सभी केसेस पे देख सकता है, इंडिया के किसी भी केस को वो सुन सकता है, उसके बारे में डिसीजन ले सकता है, कर सकता है। ठीक है, दिस पावर इज स्पेशली गिवन अंडर स्पेशल लीव आर्टिकल 142। ठीक है, नाउ कम्स द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को भी कुछ ये एपिलेट पावर्स दी हुई हैं। वो एपिलेट पावर्स आपकी क्या होती हैं, सेम ही होती हैं। जब यहाँ पे लोअर कोर्ट से आपको हाई कोर्ट में आते हैं, तब आपको लोअर कोर्ट, मतलब जो हाई कोर्ट के नीचे जो कोर्ट्स होते हैं, वो जब कुछ डिसीजन लेते हैं उसके अगेंस्ट में अपील करनी है, तो आप पहले हाई कोर्ट जाएंगे। ठीक है, फिर हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट जाने के जो प्रोविजन है वो हमने बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होता है, सिविल मैटर्स होता है, क्रिमिनल मैटर्स होता है, या स्पेशल लीव। स्पेशल लीव में याद रखना, वो सिर्फ हाई कोर्ट नहीं, लोअर कोर्ट के भी केसेस को ले सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, स्पेशल लीव के केसेस में। ठीक है, तो हाई कोर्ट जो है, सिविल मैटर्स जो आते हैं, सिविल मैटर्स में किसी में अगर कोई सी क्वेश्चन ऐसा है, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कुछ ऐसा केस लिया है जिसमें लॉ का क्वेश्चन आया है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझने की कोशिश है, तो हाई कोर्ट अपने पास बोल सकता है कि आप ये केस मेरे पास लेके आओ। ठीक है, तो सिविल केसेस जो ऐसे हैं उसमें कुछ स्पेशल पावर दी गई है उसमें। और सिमिलरली क्रिमिनल केसेस ऐसे हैं जिसमें डेथ सेंटेंस 10 साल से ज़्यादा का हो, या फिर 5 साल से इम्प्रिजनमेंट, डेथ सेंटेंस नहीं, इम्प्रिजनमेंट 10 साल से ज़्यादा का हो, या फिर 7 साल से ज़्यादा का हो, तो ऐसे केसेस का अपील हाई कोर्ट अपने पास में ले सकता है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट कैपिटल पनिशमेंट दे सकते हैं। कैपिटल पनिशमेंट मतलब आपकी डेथ सेंटेंस दे सकते हैं, किसी को फांसी की सजा दे सकते हैं, बट उससे पहले हाई कोर्ट का अप्रूवल लेना पड़ेगा उनको। किसी को भी डेथ सेंटेंस देने से पहले जो आपके लोअर कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, उनको हाई कोर्ट की परमिशन लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ही वो कर सकते हैं। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ये एपलेट जुरिस्डिक्शन थी हाई कोर्ट की सिविल मैटर्स और क्रिमिनल मैटर्स में। जो सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, सिविल मैटर और क्रिमिनल मैटर एंड स्पेशल लीव हमने डिस्कस कर लिया। स्पेशल लीव का आर्टिकल नंबर जरूर याद रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 142। नाउ कम्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का आर्टिकल 143 में दिया है, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मेन मतलब क्या होता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में, मतलब क्या है, सुप्रीम को प्रेसिडेंट क्या होगा, प्रेसिडेंट एडवाइजरी मांगेगा, मतलब एडवाइस लेगा सुप्रीम कोर्ट की।
कौन कौन से केसेस में, अगर उसको लगता है कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई केस है, ऐसा कुछ है जिसमें पब्लिक इंपॉर्टेंस की कोई केसेस आ रही है, तो उस केस में, या फिर इंडिपेंडेंस से पहले कोई ट्रीटी की है, इंडिपेंडेंस से पहले कोई ट्रीटी की है इंडिया ने, अगर उससे रिलेटेड कोई कंसल्ट करेगा तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देनी पड़ेगी प्रेसिडेंट। बट याद रखना एक चीज और मैं बताऊंगा, ये इन केसेस में दो ही इंपॉर्टेंस है, पब्लिक इंपॉर्टेंस केस है कुछ, और प्री इंडिपेंडेंस ट्रीटी है, इससे रिलेटेड अगर प्रेसिडेंट बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट आप एडवाइस दो तो सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना पड़ेगा। बट पब्लिक इंपॉर्टेंस केस में सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना कंपलसरी नहीं है। मतलब प्रेसिडेंट ने बोला कि मुझे ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का चीज है, आप मुझे एडवाइस दो, सुप्रीम कोर्ट को कोई बाइंडिंग नहीं है, वो चाहे तो एडवाइस दे चाहे तो ना एडवाइस दे। बट प्री इंडिपेंडेंट ट्रीटी से रिलेटेड कोई केस आता है और प्रेसिडेंट बोलता है कि आप मुझे जुरिस्डिक्शन दो, रेफरेंस के थ्रू भेजेगा कि आप रेफर कर रहा हूं, आप चेक करके मुझे बताओ कि इसमें क्या होना चाहिए करके, उस टाइम पे बाइंडिंग है, उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट को बताना ही पड़ेगा कि इसमें क्या है, एडवाइजरी अपनी एडवाइस देनी ही पड़ेगी प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो प्री इंडिपेंडेंस केस में उसकी एडवाइजरी देना कंपलसरी है, बट पब्लिक इंपॉर्टेंस केसेस में एडवाइजरी देना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, बट जो एडवाइस देता है, जो एडवाइस उसने सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को दी, प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, दैट्स अप टू देम, गवर्नमेंट के ऊपर है पूरा का पूरा कि वो चाहे तो एडवाइस एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहे तो एडवाइस एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है, हाई कोर्ट को नहीं है। नाउ कम्स टू द सुपरवाइजरी रोल। सुपरवाइजरी रोल क्या होता है कि सुपरवाइज करना जो नीचे लोअर लेवल के कोर्ट होते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि अपने इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ऊपर से नीचे तक एक कैटेगरी में केसेस हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को जो होता है उसका जो सुपरवाइजरी रोल होता है सभी कोर्ट के ऊपर होता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कोई भी हो, सभी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का होता है सुपरवाइजरी रोल। मतलब वो जो भी ऑर्डर इशू करेगा वो सभी के सभी कोर्ट में एप्लीकेबल होंगे, सभी कोर्ट को मानना पड़ेगा। ठीक है, हाई कोर्ट भी सिमिलरली तरीके से सभी कोर्ट, और ये याद रखना सिर्फ कोर्ट नहीं, ट्रिब्यूनल्स को भी वो करता है। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, जो आपके क्वाजी जुडिशियल होते हैं, जिसमें आपके जजेस भी होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं, दोनों लोग मिलकर जजमेंट देते हैं किसी स्पेशल केस के रिलेटेड, तब उसको ट्रिब्यूनल के थ्रू करते हैं। ट्रिब्यूनल अपॉइंट किया जाता है, ट्रिब्यूनल में उसके मेंबर्स किए जाते हैं, फिर वो लोग एक स्पेशल रिलेटेड केसेस के लिए करते हैं तो उसे ट्रिब्यूनल बोलते हैं। तो हाई कोर्ट की जो पावर होती है सभी कोर्ट में जो उसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, मतलब जिस एरिया में है, जिस एरिया में देख रहा है, जैसे एक स्टेट को देख रहा है, 2 स्टेट को देख रहा है, या यूटी में देख रहा है, वो पार्लियामेंट डिफाइन करेगा। ठीक है, डिफाइन करने के बाद में उस एरिया में जितने भी कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स आएंगे उन सबको सुपरवाइज करने का काम किसका होगा, हाई कोर्ट का होगा। हाई कोर्ट चेक करेगा उसको, ठीक है, कि किसका क्या है, उसको सुपरवाइजरी कैसे करना है, और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर होगा वो सभी कोर्ट में एप्लीकेबल होगा जहां पे उसका जुरिस्डिक्शन। ठीक है, इसके अलावा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हैं वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तरह काम करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका 2 मतलब होता है। एक तो जो उसके ऑर्डर होते हैं वो लीगल रेफरेंस के लिए यूज किए जा सकते हैं, मतलब कोई भी बोल सकता है कि ये जो ऑर्डर था हाई कोर्ट ने था, सुप्रीम कोर्ट ने था, इसलिए उस पर वापस किसी केस में वापस लाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ऐसा केस में, उस केस में ऐसा दिया था ऑर्डर, सो इट कैन बी यूज्ड हियर आल्सो। तो जो भी ऑर्डर देते हैं वो ऑर्डर यूज किया जा सकता है, वो बाद में कंटिन्यूअस रहता है, हमेशा कंटिन्यूअस रहता है वो जो रहता है। दूसरा होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर कोर्ट की कोई तौहीन करता है, कोई उसकी फंक्शनिंग में बाधा डालता है, या फिर उसकी बात नहीं मानता है, कोर्ट ने कोई दिया, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है, उसकी बात नहीं मानता है, या एडमिनिस्ट्रेशन इन जस्टिस में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या अननेसेसरी कोर्ट की जो ऑर्डर्स हैं उनको पब्लिकली डिमीन करता है, ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकता है। मतलब आप कोर्ट की तौहीन कर रहे हो तो उस टाइम पे वो किसी को भी सजा दे सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट लेके आई थी, उसमें उन्होंने पूरा डिफाइन किया हुआ है किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर दोनों के पास में पावर है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में उल्टा सीधा लिखेंगे तभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकती है सुप्रीम कोर्ट के, ऐसा नहीं है। अगर उनको कोई लोअर कोर्ट है उसके बारे में कोई उल्टा सीधा बोल रहा है, या उसको डिमीन कर रहा है, या उसकी बात को नहीं मान रहा है, तब भी सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकती है। ठीक है, आज तक लगाया हुआ है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बहुत बार लगाया है। रिसेंटली 1 ईयर बैक उन्होंने
अपने ही जज, रिटायर्ड जज के ऊपर एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगाया था, बट उसमें उन्होंने सिर्फ वार्निंग देके छोड़ दिया था, बट उनको जेल वगैरह नहीं दिया था। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि एक सिटिंग मतलब रिटायर्ड जज के ऊपर ऐसा कुछ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट टाइप का कुछ लगाओ। ठीक है, एक के मुझे एक जज का नाम नहीं याद आ रहा था, उन्होंने क्या होता एक ट्रांसफर हुआ था उनका, करनान करके नाम था, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा। उनका ट्रांसफर हुआ था बट उन्होंने ट्रांसफर को मना कर दिया था, तो उनके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा था और उसमें डिसीजन भी लिया था। वो एक बार केस देख लेना, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, वो आपको देखना जरूरी है, एक बार देख लेना। करनान करके कुछ नाम थे, वो रिटायर हो गए अभी, उनको सजा भी मिली थी, 6 महीने की सजा मिली थी उनको। ठीक है, तो एक बार उनको उस केस को जरूर देख लेना, आप गूगल पे सर्च करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, नाउ कम्स विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि अगर कोई भी लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया या एग्जीक्यूटिव ने कोई एक्शन लिया, वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन के साथ में कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रहा है, ये चेक करने का काम किसका है, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, दोनों को पावर है। ठीक है, याद रखना दोनों के केसेस में होता है लेजिस्लेचर मतलब लॉ बनाने के टाइम पे, या एग्जीक्यूटिव कोई उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, एग्जीक्यूटिव ने कोई एक्शन लिया है, अगर वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन के साथ में कंट्रवीन कर रहा है, तब उसको वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकता है। वो किस में पावर दी गई है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 के अंडर में, और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के अंडर में दिया गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन है उसको इंटरप्रिटेशन करना है, उसको समझना है कि वो क्या बोल रहा है करके, उसका क्या रियल मीनिंग है करके, ये भी सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल पावर है। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंड ऑल्सो द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, तो इसलिए इसमें यह दिया गया है पावर। ठीक है, नाउ सुप्रीम कोर्ट आल्सो जो है कुछ स्पेशल पावर है सुप्रीम कोर्ट की, जैसे वो कोई भी डिस्प्यूट होता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम पे, तो उसको कौन देता है, वो सुप्रीम कोर्ट ही डिसीजन देता है, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है, बाइंडिंग होता है। ठीक है, जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं। ठीक है, बट अगर एमपी के रिलेटेड केसेस हैं तो आपके हाई कोर्ट में देखे जाते हैं, वो एमपी या एमएलए के रिलेटेड। ठीक है, जो यूपीएससी मेंबर्स को अगर डिस्क्वालीफाई करना है इन केस ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी के टाइम पे, तो क्या प्रेसिडेंट एडवाइस लेता था सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट वहां पे उनको रिमूवल के लिए यूपीएससी के मेंबर्स हैं या एसपीएससी के मेंबर्स हैं उस टाइम पे एडवाइस भी देता है। ठीक है, इसके अलावा एक स्पेशल पावर है, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की पावर है, कि अगर उनको लगता है उन्होंने कोई डिसीजन दिया है और उनको लगता है वो डिसीजन गलत है, तो उस डिसीजन को वापस कर सकते हैं, वापस उसको चेंज कर सकते हैं। और क्यूरेटिव पिटिशन फाइल करनी होती है, क्यूरेटिव पिटिशन के थ्रू वो लोग वापस अपने डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। तो सेल्फ करेक्शन का एक पावर रहता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास में। ठीक है, तो दीज आर द फंक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। एंड अभी इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आई एम हेयर टू रिजॉल्व योर इश्यूज। ठीक है, नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट। अपने जुडिशरी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके हाई कोर्ट होते हैं उसके नीचे कुछ आपके लोअर कोर्ट्स भी होते हैं। लोअर कोर्ट्स में आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी उसको बोलते हैं, उसमें आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, उनको सेशन कोर्ट बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जब सिविल केसेस करता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, जब क्रिमिनल केसेस देखता है तो सेशन कोर्ट बोलते हैं। उसके अंडर में सिविल साइड में दूसरे कोर्ट्स काम करते हैं और क्रिमिनल साइड में दूसरे कोर्ट्स काम करते हैं। सिविल साइड में आपका सबऑर्डिनेट जज कोर्ट होता है एक, उसके नीचे मुंसिफ कोर्ट काम करते हैं। ठीक है, और क्रिमिनल साइड में जो होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है। ये लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर में काम करते हैं। ठीक है, तो ये लोग लोअर लेवल पे काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। इस तरीके से एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी बनती है। ठीक है, इसके अलावा आपका एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी है। बहुत सारी जुडिशरी के और भी फंक्शन हैं जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस किया जाता है। उसमें आपका लोक अदालत आता है, ग्राम न्यायालय आता है, और फैमिली कोर्ट आते हैं, और आर्बिट्रेशन कोर्ट। बहुत सारे आर्बिट्रेशन कोर्ट भी गवर्नमेंट में बनाए हुए हैं ऑलरेडी उन्होंने। अभी नया एक आर्बिट्रेशन कोर्ट एक्ट भी पास किया 2019 में,
तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लेना लक्ष्मीकांत से, अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं। जैसे मैं बताता हूँ लोक अदालत क्या होता है, कि लोक की अदालत मतलब उसमें क्या होता है कि अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट है जो कोर्ट में सुना नहीं गया है या कोर्ट में उसका केसेस चल रहा है, कुछ आया नहीं है, तो उसको केसेस को ला सकते हैं लोक अदालत में। वहाँ पे आपस में जो दोनों पार्टी हैं जिनके बीच में केस है, दोनों को आपस में लाके उनसे बातें करके उनके जो डिस्प्यूट है रिजॉल्व किया जाता है। ये बेसिकली गांव के लेवल पे जो पुराने एंशियंट टाइप में हमारी जो चलती थी जस्टिस सिस्टम जो पहले होता था कि किस तरीके से रिजॉल्व करना है, उसमें आपस में बिठा के सभी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू सुने जाते थे, फिर लगता था कि नहीं ये किया जाए सही होगा। ठीक है, नहीं जी, जो लोअर कोर्ट होते हैं उनका रिमूवल हाई कोर्ट करता है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन हाई कोर्ट करता है पूरी तरीके से। किसी को रिमूव करना है, किसी को रखना है या किसी को ट्रांसफर करना है, ये सब कुछ हाई कोर्ट हैंडल करता है विद द कंसल्टेंस ऑफ गवर्नर। जैसे हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है तो गवर्नर का कंसल्टेशन लेने के बाद में अपॉइंट करेगा। इसके अलावा आपके जुडिशियल एक स्टेट जुडिशियल सर्विसेज भी होती हैं जिसके थ्रू रिक्रूटमेंट होता है जुडिशियल ऑफिसर का, और सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन हाई कोर्ट करता है। ठीक है, किसका रिमूव करना है, किसको ट्रांसफर करना है, दैट ऑल कम्स अंडर द हाई कोर्ट कंट्रोल। ठीक है, उस पर पार्लियामेंट का कोई कंट्रोल नहीं। ओके, साइन कौन करता है, गवर्नर करता है। ओके, नाउ कम्स मैं आपको ये लोक अदालत के बारे में बता रहा था कि एंशियंट टाइम में भी इसको यूज करते थे कि आपस में बैठो और डिस्कशन करते हैं, कि फिर उसके बाद में एक सेल्फ करेक्शन का होता है कि सेल्फ करेक्शन का सिंपल यही मतलब है कि मैंने कोई जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, बाद में उनको लगा कि इसमें सही किया जा सकता है, तो वो सुओ मोटो भी वही केस को वापस ले सकते हैं। या फिर अगर मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजें ढंग से नहीं देखी है मेरे केस में, तो मैं करेक्टिव पिटीशन भी डाल सकता हूं कि सर आप सुप्रीम कोर्ट जी प्लीज आप वापस देखिए, इसमें ये चीजें रह गई थी, आप वापस देखेंगे तो हो सकता है आपका जजमेंट चेंज हो जाए। तो जजमेंट वापस चेंज कर सकता है। एक बार जजमेंट दिया ऐसा नहीं है वो फाइनल है उसके बाद में कुछ चेंज नहीं हो सकता है, उसको चेंज भी कर सकता है। दैट्स द सेल्फ करेक्टिंग पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, हाँ जी। नाउ ये लोक अदालत में यही है, सिंपली जो लोअर लेवल पे जो छोटे छोटे पिटी केसेस होते हैं तो उनको हैंडल करने के लिए लोक अदालत करती है। उसमें आपको कोई एक जज अपॉइंट किया जाता है, एक आपका एडवोकेट होता है जो साथ में बैठता है, चेयरमैन होता है, एक एडवोकेट होता है, और एक आपका कोई भी सोशल वर्कर होता है, जिसमें लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। और उसमें बहुत सारे केसेस इसमें रिजॉल्व हो गए हैं। एक बार अभी आया था सिंपली 3 लाख से ज़्यादा केसेस एक ही दिन में डिस्पोज किए थे थ्रू द लोक अदालत। सो इट इज़ अ वेरी क्वाइट इफेक्टिव बट स्टिल नॉट वेरी मच बेनिफिशियल, क्योंकि अभी बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। ठीक है, तो दिस इज लोक अदालत। ग्राम न्यायालय इज अ लेवल ऑफ द ग्राम न्यायालय की जो जस्टिस सिस्टम है पुअर एंड जो आपके डिप्राइव्ड सेक्शन है उनको भी बेनिफिट मिले, इसके लिए ग्राम न्यायालय का स्टार्ट किया गया। फैमिली कोर्ट है जो फैमिली रिलेटेड मैटर है, जो मैरिज रिलेटेड मैटर है, फैमिली के जो छोटे छोटे इश्यूज होते हैं करके उनको हैंडल करने के लिए बनाया। ताकि ये चीज़ें इसलिए की गई हैं ताकि उनका बर्डन जो आपके मेजर कोर्ट है उन पर बर्डन कम हो जाए। ठीक है, इसकी मेजर टेक्निकलिटीज जो हैं वो डिटेल में आप लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ प्रॉब्लम्स क्या है, जुडिशरी में प्रॉब्लम्स क्या है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो इनके पास में कि इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। क्यों अकाउंटेबिलिटी नहीं है? पहला तो जज ही अपॉइंट करता है, जज जो कोलिजियम सिस्टम है, कोलिजियम सिस्टम है जो हमारा हमने बात की कि कोलिजियम में आपके चीफ जस्टिस होंगे और सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, वो लोग आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे कि किधर से किसको ट्रांसफर करना है, और वो जो एडवाइस देंगे दैट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। मतलब जज ही डिसाइड कर रहा है किस जज को अपॉइंट करना है। ठीक है, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए अपॉइंट करना है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है और उसके साथ में जो कोलिजियम मेंबर है वही डिसाइड कर रहे हैं कि जज ही वही डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा जज को अपॉइंट करना है। ठीक है, नहीं नहीं, लोक अदालत का जो डिसीजन होता है वो फाइनल एंड बाइंडिंग होता है, उसके कोई भी अपील बाद में नहीं जाती है। और लोक अदालत का डिसीजन तभी होता है जब सारे के सारे पार्टी एग्री कर जाते हैं उस डिसीजन के लिए। इसके लिए उसके ऊपर कोई भी अपील नहीं रखी गई है। ठीक है, हाँ जी। तो अभी हाँ, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। जजेस ही अपॉइंट करते हैं, जजेस। तो इट इज कि अभी क्या है, जज आप खुद को ही अपॉइंट कर रहे हैं तो फिर इसमें अकाउंटेबिलिटी आएगी नहीं। कोई दूसरा अपॉइंट करता है तो आप उसके अगेंस्ट में अकाउंटेबल होते हो। तो अभी आपने खुद को अपॉइंट किया तो आप
चेक कैसे करोगे उसको? तो वेरी डिफिकल्ट टू मेक देम अकाउंटेबल। ठीक है। दूसरा क्या है, इनका रिमूवल प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है। मैंने बताया इतने सारे उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस लगे हुए हैं, तो फिर उसको और रिमूवल करना बहुत डिफिकल्ट है, तो इसके लिए वो अपनी मनमर्जी करते हैं जुडिशरी, तो अकाउंटेबल होते नहीं है। ठीक है। तीसरा, ये आरटीआई एक्ट के अंडर में जुडिशरी नहीं आती है, तो दिस इज आल्सो ह्यूज प्रॉब्लम कि जो जुडिशरी जो एक्शन ले रही है, जो भी डिसीजन ले रही है करके, अगर उसको आरटीआई के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन ले ही नहीं सकते। मतलब अगर कोलिजियम सिस्टम में किसी को रिजेक्ट किया है या किसी को एक्सेप्ट किया है कोलिजियम ने कि इस जज को अपॉइंट करना है, इस जज को अपॉइंट नहीं करना है, तो आपके पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उन्होंने किस बेसिस पे उसको अपॉइंट करने के लिए बोला है और किस बेसिस पे अपॉइंटमेंट नहीं करने के लिए बोला है। आरटीआई के थ्रू इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वो आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि उन्होंने हटा के रखा है अपने को, जुडिशरी ने खुद को अपने आरटीआई के अंडर में नहीं रखा है। ठीक है। तो इसके लिए कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है जुडिशरी की, वेरी मच लेस अकाउंटेबिलिटी है, जिसकी वजह से जुडिशरी अपनी मनमानी करता है। वो बहुत से केसेस में हमने देखने को मिला। ठीक है। दूसरा मेजर इशू है कि जुडिशरी में आज तक अभी तक बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। 3.3 करोड़ केसेस पेंडिंग है। नाउ यू कैन इमेजिन 3.3 करोड़। ठीक है। बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। इसमें मैक्सिमम केसेस, मतलब 3 करोड़ के केसेस तो आपके लोअर कोर्ट पे पेंडिंग है। ठीक है। तो इट्स क्रिएट, मतलब बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसके लिए इसका है कि आपकी जुडिशरी में केसेस को पेंडिंग के रिजॉल्व करें। इसमें इकोनॉमिक सर्वे ने काफ़ी अच्छा आर्टिकल निकाला था, लास्ट ईयर के जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, उन्होंने बोला था कि जो हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को अगर हम लोग इफेक्टिव यूज करें तो हम लोग 5 साल के अंदर में सारे के सारे बैकलॉग खत्म कर देंगे। ऐसा उन्होंने पूरा डाटा के साथ में निकाला था। दैट वाज वेरी वंडरफुल आर्टिकल्स, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा, पुराना लास्ट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे है। ठीक है। तो 3.3 करोड़ केसेस पेंडिंग है, दिस अ ह्यूज नंबर। इसकी वजह से ही डिले होता है, तारीख पे तारीख जो मिलती रहती है, वो भी एक रीज़न है। तारीख पे तारीख क्यों मिलती रहती है, क्या रीज़न है उसको, ये लोग आपको डिटेल में आपको खुद पढ़ना है करके, आपको कुछ डाउट आते हैं तो मुझे बताएंगे। तो इस तारीख पे तारीख के चक्कर में क्या होता है, केस आगे खिंचता रहता है और उसका कुछ जजमेंट नहीं आता है, तो इसीलिए केस पेंडिंग रहता है। तो 3.3 करोड़ केसेस पेंडिंग है। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, इन एडुकेट फंडिंग है। 0.4% ऑफ जीडीपी खर्चा किया जाता है जुडिशरी पे ओनली, जबकि ये केस पेंडिंग की वजह से 1.4% ऑफ जीडीपी लॉस होता है हर साल। फिर भी गवर्नमेंट इतना फंड नहीं दे रही है कि उसकी वजह से इसको और भी ज़्यादा इफेक्टिव और एडुकेट बनाया जा सके। दूसरा है इनइफेक्टिव यूज ऑफ वर्कफोर्स। इसके पीछे रीजन क्या है कि कभी भी जितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, मतलब कितनी हमको पार्लियामेंट ने बताया हुआ है कि लोअर लेवल पे हायर लेवल पे कितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से कभी भी उतनी ज़्यादा वर्कफोर्स होती नहीं है। हाई कोर्ट पे अपॉइंटमेंट कम होते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे अपॉइंटमेंट कम होते हैं, लोअर जुडिशरी पे अपॉइंटमेंट कम होते हैं। इवन लोअर जुडिशरी पे जो ये स्टेट जुडिशियल सर्विस का एग्जाम होता है वो बढ़ता ही रहता है, 4-4 5-5 साल बाद में उसका सिलेक्शन आता है। तो इट क्रिएट अ प्रॉब्लम। आपकी जो वैकेंसीज हैं, अगर वैकेंसीज फुलफिल नहीं होगी तो फिर ये केसेस, पेंडिंग केसेस बढ़ेंगे। तो जिस क्रिएट जो आपकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो ऐसा है कि 19 जजेस हैं पर मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर, जबकि यूएस में 50 से ज़्यादा है, यूके में भी 50 से ज़्यादा है, कुछ 100 से ज़्यादा है कि 100 पर मिलियन जजेस हैं, 100 पर मिलियन। तो अपने यहाँ सिर्फ 19 है, तो दे ऑलरेडी कम है, वो ऑलरेडी कम ही है। 19 पर मिलियन तो ऑलरेडी कम है, और उसमें भी अपॉइंटमेंट कम होते हैं। तो इट क्रिएट अ प्रॉब्लम कि फिर जजेस अपने आप ही केसेस बढ़ते जाते हैं। ठीक है। तीसरा है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। आप कभी कोर्ट में विजिट कीजिए, लोअर कोर्ट जो आपके आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या उसके लोअर कोर्ट जो मैंने बताया, मुंसिप कोर्ट या डिविजनल कोर्ट, सेशन कोर्ट, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द कोर्ट। वहाँ पे आपको बाथरूम प्रॉपरली नहीं है, बैठने के लिए प्रॉपरली नहीं है, वहाँ पे फैन नहीं चलता है, गर्मी में सब जजेस बैठे रहते हैं, तो वेरी डिफिकल्ट टू वर्क इन दैट कंडीशन। तो जजमेंट बहुत डिले हो जाता है इस चक्कर में भी, अगर आपका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अभी गवर्नमेंट थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया है, उन्होंने ई कोर्ट वगैरह स्टार्ट किया, तो ये चीज़ याद रखना, ई कोर्ट जी वेरी गुड थिंग जो स्टार्ट किया है इन्होंने। और वर्चुअल कोर्ट जी है जो हम लोगों ने 1-2 बार न्यूज़ में आया है, तो वो भी जो है उसको भी पढ़ लेना एक बार कि क्या होता है वर्चुअल कोर्ट एंड एवरीथिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और डिले होने का एक बड़ा रीज़न ये भी है कि जो हमारे लॉज हैं वो काफ़ी आउटडेटेड है। 1980s के लॉज को हम लोग भी इम्प्लीमेंट करते हैं, 80s 100 के लॉज को अभी तक इम्प्लीमेंट करते हैं। उस टाइम पे क्या सीन है, फिर भी हम लोग उसी लॉज के पास करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ हैं, उसको समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है।
तो इसकी वजह से आउटडेटेड लॉज की वजह भी केसेस डिले होते रहते हैं। ठीक है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द कॉलेज, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपको पता ही नहीं होगा किसी को क्यों एक्सेप्ट किया है, किसी को क्यों रिजेक्ट किया है। इसकी वजह से क्या होता है, निपोटिज्म होता है, फेवरेटिज्म होता है और डायनेस्टिक सिस्टम आ गया है जुडिशरी में। ऐसा बोलते हैं कि 100 से ज़्यादा फैमिलीज हैं जो ही सुप्रीम कोर्ट के जज बन पाती हैं और नया नहीं बन पाते हैं। वैसे बहुत सारे केसेस है, बहुत सारे देखना है, उसके परदादा भी सुप्रीम कोर्ट के जज हुए थे, फिर उनके दादा भी हुए थे सुप्रीम कोर्ट के जज, सॉरी परदादा तो नहीं हुए होंगे, दादा, फिर उनके पापा और अभी वो, तो ऐसे ही 3 जनरेशन के लोग सुप्रीम कोर्ट के जज बने हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस कोलिजियम सिस्टम। ठीक है, समटाइम्स इट वॉज सीन के कि जो जुडिशरी है वो और रीच कर जाती है, मतलब अपने जो पावर्स हैं उसमें जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की पावर है उसमें इंक्रीज कर जाती है, उनके फील्ड में घुस के उन पर डिसीजन देने लगती है। तो उस टाइम पे इसको बोलते हैं कि ये थर्ड लेजिस्लेचर का थर्ड चैम्बर की तरह काम करने लगती है। मतलब लोकसभा राज्यसभा तो है, एक जुडिशरी भी है जहाँ पे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा हर एक चीज़ के लिए। कोई भी बिल आता है पहले लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर जुडिशरी के पास में जाएगा चेक करने के लिए कि वो सही है कि नहीं करके। तो इसको भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि जो जुडिशरी होता है ओवर रीच करता है, अननेसेसरी इंटरफेरेंस करता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की फंक्शनिंग में। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉब्लम्स इन द जुडिशरी। और इसका क्या सोल्यूशन है, तो पहला तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है उसको प्रमोट करना है। प्ली बार्गेनिंग का अपने पास में प्रोविजन है। प्ली बार्गेनिंग मतलब अगर कोई ये बोलता है कि हाँ उसने ये क्राइम किया है तो उसको फिर कम सजा मिलती है, बट अपने यहाँ पे प्ली बार्गेनिंग बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम केसेस में देखने को मिलती है, और इसकी वजह से वो केसेस बार बार चलता रहता है, देर तक चलता है, जिसकी वजह से कंपेंडेंसी केसेस हो। अगर सोचो पहली बार में ही ये पहली बार में ही अगर किसी ने बोला कि आ, आ, हाँ जी ठीक है, पहली बार में ही पहले दिन ही उसने अपना एक्सेप्ट कर लिया कि उसने क्राइम किया है और प्ली कर रहा है कि मैंने क्राइम किया है बट मुझे सजा कम दी जाए, तो उसको सजा कम दी जाए तो वहीं पे केस खत्म हो जाएगा। बट वही है, केस कोई एक्सेप्ट करता नहीं और केस बढ़ता जाता है। तो इसके लिए हमें प्ली बार्गेनिंग को प्रमोट करने की ज़रूरत है। ठीक है, और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो मैकेनिज्म है उनको प्रमोट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। लोक अदालत है आपके हैं, और ये ग्राम न्यायालय और ये फैमिली कोर्ट, आर्बिट्रेशन कोर्ट, इनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। ठीक है, ट्रिब्यूनल्स को भी प्रमोट करने की ज़रूरत है। उसका ट्रिब्यूनल्स में क्या प्रॉब्लम है वो लोग हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, फंडिंग बढ़ाने की ज़रूरत है, और नए नए इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, जैसे ई कोर्ट, वर्चुअल कोर्ट, एक नेशनल ई केसेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था गवर्नमेंट ने, उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, उसमें आपको सारे ऑनलाइन केसेस हो जाते हैं। और इसके अलावा आपका केसेस डिले होने का वन ऑफ द रीज़न है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं करती है। तो उसमें यही है कि पुलिस को हमें रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। पुलिस रिफॉर्म करेगी तो इन्वेस्टिगेशन अच्छा होगा, तो जल्दी से जल्दी आपका केसेस रिजॉल्व होगा। ठीक है, तो और इसमें कोलेजियम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है। इसमें अभी रिसेंटली एक वो बात चल रही है करके कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक साइन किया जाएगा जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में, जिसमें ये होगा कि जुडिशरी कोलेजियम मतलब ये आपका जुडिशरी जो भी डिसीजन लेगी वो उसको किस तरीके से एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट कर सकती है। उसमें एक प्रोविजन ये भी डाला गया है कि अगर मान लो जुडिशरी ने बोला है कि इस जज को अपॉइंट करना है, बट अगर एग्जीक्यूटिव को लगता है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है या कोई रीजन है, तो रिकंसीडर करने के लिए वापस भेज सकती है जुडिशरी को कि आप रिकंसीडर करके देखो कि इन्होंने ये जो आपने नाम दिया है इस जज को अपॉइंट करने के लिए, वेदर ही इज़ रियली क्वालिफाइड और नहीं। तो रिकंसीडर के बाद में अगर वापस हाई कोर्ट या सॉरी वापस चीफ जस्टिस कंसल्ट करता है नहीं इसको अपॉइंट करना है, तब एग्जीक्यूटिव उसको अपॉइंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हमने किसमें केस में देखा था, प्रेसिडेंट के केस में देखा था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देता है, अगर उसको लगता है गलत एडवाइस है तो एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। यहाँ पे सेम चीज है, प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, बट प्रेसिडेंट का अप्रूवल जो होता है मतलब गवर्नमेंट का अप्रूवल होता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट अगर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कंसल्टेशन दिया, एडवाइस दी, कोलेजियम सिस्टम ने जो एडवाइस दी, अगर उसको लगता है कुछ गड़बड़ है इसमें तो वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है फॉर वंस ओनली। अगर वापस उन्होंने वो बोल दिया कि नहीं अपॉइंट करना है तो फिर अपॉइंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में उन्होंने डाला है और उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं अभी रिसेंटली। ठीक है, तो इसको कर सकते हैं करके। और इसके अलावा
आरटीआई में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं उसको आरटीआई के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। जजमेंट जो जजेस वगैरह जजमेंट लेते हैं उसको ना डालें, क्योंकि जजेस ने आरटीआई के अंडर में इसलिए नहीं रखा था खुद को, तो उनको लगा था कि जो जुडिशरी इंडिपेंडेंस है, जो ऑटोनॉमी है, वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि अननेसेसरी हर कोई पूछेगा कि आरटीआई के थ्रू आपने जजमेंट में क्या दिया था, क्यों दिया था, क्या रीजन था करके, लाइक दैट। तो इसके लिए ऐसा बोला गया कि आप जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो डिसीजन होते हैं वो आप आरटीआई के अंडर में ले आओ, बट जो जजमेंट से केसेस से रिलेटेड जो जजमेंट से रिलेटेड जो केसेस होते हैं वो आपके आरटीआई के अंडर में मत लाओ, ठीक है। लाइक दिस वी कैन पार्सली ब्रिंग जुडिशरी अंडर द आरटीआई, जिससे आपकी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी, ठीक है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द पार्लियामेंट। अभी किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट रह गया हो तो मैं पार्लियामेंट का थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, नॉट विद द फुल मेजर्स बट वी विल स्टार्ट, ठीक है। इसके अलावा आपका जो सुप्रीम कोर्ट के बाद में कुछ चीज़ें आपके आर्टिकल्स में दी हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म यही होता है कि आपकी जुडिशियल रिव्यू की पावर को बहुत ही एक्टिवली यूज करना, दैट्स अ जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। उसके बारे में क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या निगेटिव होते हैं, वो आप एक बार इसमें पढ़ लेना, अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे बताना। और पीआईएल को मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है, फिर भी मैं आपको एक बोल करता हूँ। पहले क्या होता था कि जिसके साथ में कुछ गड़बड़ हुआ है वही केस फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। पीआईएल के थ्रू क्या होगा कि अगर मुझे लगता है कि किसी बंदे के साथ में गलत हुआ है, किसी के साथ में कुछ गलत हुआ है, तब मैं जाके सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल कर दूंगा कि वो आप देख केसेस के बारे में देखो, ऐसे उसके साथ में गलत हुआ है। ये इसलिए किया गया है ताकि जो आपके डाउन ट्रोडन होते हैं, जो लोगों की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएं, तो उनके उनके बिहाफ पे कोई दूसरा केस कर सकता है। दैट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ पीआईएल। इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जस्टिस डिलीवरी, ठीक है। तो इसको डिटेल में पढ़ लेना है, इन दोनों चैप्टर्स को। अगर कुछ डाउट्स आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जैसे वी नो दैट इट इज एट द सेंट्रल लेवल, पहले तो सेंट्रल लेवल पे है, और ये आपके लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को मिलके बनती है। ये चीज याद रखना, इसमें प्रेसिडेंट भी इन्वॉल्व होता है। कोई भी लॉ, कोई भी बिल जब तक लॉ नहीं बनेगा, जब तक प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं मिलेगा। वो हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है, एसेंट किस तरीके से मिलता है, ठीक है। या तो एसेंट दे सकता है, या विदहोल्ड कर सकता है, या फिर रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। अगर रिकंसिडरेशन के बाद में वापस उन्होंने दे दिया, एडवाइस दे दिया, तो उसको फिर एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। तो इसमें तीन है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। याद रखना, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रेसिडेंट आपका, जो कांग्रेस, उसको वहाँ पे कांग्रेस बोलते हैं, पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं। जो अपने पार्लियामेंट है, जो लॉ बनाती है, अपने पार्लियामेंट है, वहाँ पे जो लॉ बनाती है, दैट्स अ कांग्रेस, ठीक है। तो कांग्रेस में प्रेसिडेंट इंक्लूड नहीं होता है, अपने यहाँ पे प्रेसिडेंट इंक्लूड होता है। इवन आपके जो ये चीज़ ब्रिटिश सिस्टम से ली गई। ब्रिटिश में क्या होता है, कोई भी लॉ होता है तो उसमें आपके जो मोनार्क हैं, जो किंग वहाँ पे क्वीन होती है, उनका अप्रूवल लगता है बाद में। अपने यहाँ किंग की जगह पे क्या है, प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट का अप्रूवल लगता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ब्रिटिश से ये चीज़ ली है। और जो ये एक ये इसमें एक बेनिफिट भी है पार्लियामेंट को इसमें इंक्लूड करने, प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट में इंक्लूड करने का। इसका बेनिफिट ये है कि ब्रिज की तरह काम करता है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में ये ब्रिज की तरह काम करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। अभी बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा में तो पहले तो ये होता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स होते हैं। ये राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स। जो लोकसभा में मेंबर होते हैं, दैट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल। जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सारे पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। पर राज्यसभा में नाम ही है राज्यसभा, राज्य की सभा, तो राज्य के रिप्रेजेंटेटिव उसमें आते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ रखी है 250। 250 में 238 स्टेट या यूटी से आ सकते हैं, मतलब स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से 238 मेंबर आ सकते हैं मैक्सिमम, और 12 आपके नॉमिनेटेड होते हैं। अभी जो करंट सिचुएशन में जो स्ट्रेंथ है, दैट्स अ 245 स्ट्रेंथ है। उसमें 229 स्टेट से आते हैं, 4 आपके यूनियन टेरिटरी से आते हैं, और 12 आपके नॉमिनेटेड होते हैं। जो नॉमिनेशन का मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, जो स्पेशल नॉलेज जिसके पास होता है उसके बारे में, ठीक है। और जो फोर्थ शेड्यूल है, फोर्थ शेड्यूल में, शेड्यूल जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट में दिए गए हैं, 1 से 12 तक शेड्यूल दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें जो फोर्थ शेड्यूल है, उस शेड्यूल में ये लिखा हुआ है कि किस तरीके से डिफरेंट स्टेट में राज्यसभा के मेंबर्स का एलोकेशन होगा, ठीक है। राज्यसभा एक आपके सेंटर पे बॉडी है,
और आपके 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स के मेंबर्स आपके जाएंगे, सॉरी हाँ 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स के मेंबर्स आपके जाएंगे राज्यसभा में। तो कौन से स्टेट्स के कितने मेंबर जाएंगे वो आपके 4th शेड्यूल में लिखा हुआ है, ठीक है। 4th शेड्यूल में ये लिखा हुआ है कि किस स्टेट से कितने मेंबर्स जाएंगे आपके राज्यसभा में, कितनी सीट्स जाएंगी राज्यसभा में, ठीक है। अपने यहाँ पे डिफरेंट स्टेट से डिफरेंट मेंबर जाते हैं, ठीक है। यूपी में 30 जाएंगे, मणिपुर से 1 जाएगा, ऐसा डिफाइन किया है आपके 4th शेड्यूल में। डिफरेंट स्टेट से डिफरेंट जाते हैं, क्योंकि ये जो है कितने मेंबर जाएंगे ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट से, स्टेट की पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ से ज़्यादा मेंबर जाएंगे, जिस स्टेट की पॉपुलेशन कम है वहाँ से कम मेंबर जाएंगे, ठीक है। बट अगर अब अमेरिका में देखें, वहाँ पे सीनेट होता है, जैसे अपने यहाँ राज्यसभा है वहाँ पे सीनेट होता है, तो सीनेट में आपका स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। वहाँ पे 50 स्टेट्स है, हर एक स्टेट से 2 मेंबर जाते हैं, फिक्स है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वहाँ पे 2 रिप्रेजेंटेशन जाना ही जाना है। बट अपने केस में ऐसा नहीं है, अपने केस में डिफरेंट स्टेट से डिफरेंट सीट्स जाती हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ मेंबर्स जाते हैं, क्योंकि ये पॉपुलेशन पे अपने यहाँ डिपेंड करता है, जिसके यहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन उसके ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। सिमिलरली लोकसभा है, लोकसभा में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ फिक्स की है दैट्स 552, इसमें 530 आपसे स्टेट से डिफरेंट स्टेट से मेंबर आ सकते हैं, और 20 आपके यूनियन टेरिटरी से होते हैं, ठीक है, और 2 आपके नॉमिनेटेड होते हैं। एक चीज यहाँ याद रखना, जो यहाँ पे ये 238 मेंबर्स आते हैं ये स्टेट से आते हैं। स्टेट से आने का मतलब है जो स्टेट्स के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स जो होते हैं, एमएलए के मेंबर्स जो होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेंबर, कौन सा एक पर्सन उसके राज्यसभा का मेंबर बनेगा, ठीक है। जैसे यूपी में पहले लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हुए, तो इसमें एमएलए डिसाइड हुए, ठीक है। एमएलए 400 से ज्यादा एमएलए हैं यूपी के लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो लोग आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे कि जो 40 सीट या 30 सीट है, जितनी भी राज्यसभा की सीट है, उसमें कौन मेंबर जाएगा, ठीक है। वो उस जरूरी नहीं लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हो, कोई भी हो सकता है, किसी भी इंसान को वो वहां पे राज्यसभा मेंबर के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। इलेक्शन होएगा, इलेक्शन में वो लोग वोटर्स होंगे। यहाँ पर एमएलए जो होंगे जो आपके एमएलए होंगे वो एज अ वोटर काम करेंगे, इलेक्टर जिसको बोल सकते हो या वोटर बोल सकते हो, वो एमएलए रहेंगे, ठीक है। ये लोग वोटिंग करेंगे किसी भी इंसान को राज्यसभा में जाने के लिए, ठीक है। पर लोकसभा के जो इलेक्शन होगा उसमें डायरेक्टली जो सिटीजन ऑफ इंडिया है वो लोग वोटिंग करेंगे, ठीक है। जो एडल्ट फ्रेंचाइजी है उसके थ्रू होगा डायरेक्टली वोटिंग, ठीक है। तो इसमें 530 जो है, 530 जो है वो स्टेट से आएंगे, 20 यूनियन टेरिटरी से आ सकते हैं मैक्सिमम, 2 आपके एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। करंट सिचुएशन में अगर स्ट्रेंथ देखी जाए तो 545 है, इसमें जो 545 है इसमें 2 आपके 530 स्टेट से आते हैं, 20 यूनियन टेरिटरी में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उसकी जगह पे सिर्फ 13 ही आते हैं, ठीक है, और 2 आपके नॉमिनेटेड होते हैं। तो 545 स्ट्रेंथ है आपकी लोकसभा की और 245 है आपकी राज्यसभा की करंट सिचुएशन, ठीक है। दीज आर द स्ट्रेंथ ओनली, ठीक है। और इलेक्शन कैसे होता है मैंने आपको बता दिया। जो लोकसभा का इलेक्शन आपको सबको पता है, जो आपके लोकसभा का इलेक्शन होता है उसमें सारे सिटीजन इलेक्शन देते हैं, और जो सबसे ज्यादा वोट पाता है दैट विल इलेक्टेड एज अ लोकसभा मेंबर, ठीक है, वो लोकसभा का मेंबर जाके बनेगा। जो राज्यसभा के मेंबर बनते हैं उसमें एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं, और इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव होता है, पीआर के थ्रू होता है, पीआर के थ्रू उनका इलेक्शन होता है, और बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जैसे यूपी का मैं एग्जांपल देता हूँ, यूपी में 400 आपके वो है एमएलएज हैं, ठीक है, और इनको 20 राज्यसभा मेंबर भेजने हैं राज्यसभा में, ठीक है। तो 20 राज्यसभा मेंबर भेजने हैं। अब इस 400 एमएलएज में कुछ कांग्रेस के होंगे, कुछ बीजेपी के होंगे मेंबर्स, और कुछ आपके सपा के होंगे जो पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पे, और कुछ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के होंगे, ठीक है, इस 400 मेंबर में। तो जो 400 मेंबर में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे कि मुझे ये कैंडिडेट्स खड़ा करना है, और उसके बेसिस पे वोटिंग होगी उसके बेसिस पे कि हम इसको वोट दे रहे हैं, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी उसको वोट दे रही है, तीसरे पॉलिटिकल पार्टी उसको वोट दे रही है। और जो पार्टी, मतलब अगर 20 मेंबर हमें करने हैं तो 400 डिवाइड बाई
20+1, सॉरी 20+1 +1, 20+1 21, सर अगर मान लो 19 है, यहाँ पे थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, अगर मान लो 19 मेंबर जाने हैं तो 19+1 मतलब 20 से डिवाइड हुआ तो 20+1, एक मेंबर को जिसको 21 फर्स्ट प्रेफरेंस मेंबर मिल गए, 21 वोट्स जिसको मिल गए, ही विल बी इलेक्टेड एज अ राज्यसभा मेंबर। समझ में आया? 400 लोग वोटिंग करेंगे कितनी सीट के लिए? 19 सीट्स के लिए। ठीक है, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, 400 मेंबर्स हैं, 19 मेंबर्स के लिए वोट करेंगे। ठीक है, अभी इसमें एक मेंबर को जीतने के लिए कितने वोट उसको चाहिए? राज्यसभा मेंबर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कितने इसको वोट चाहिए? 21 वोट चाहिए। ठीक है, अभी इसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर होंगे। मान लो कि 210 आपके मेंबर हैं बीजेपी के। ठीक है, और 210 के बाद में आपके जो रिमेनिंग है, मान लो जो रिमेनिंग 52 आपको कांग्रेस के हैं। ठीक है, तो जो 21 मेंबर्स होंगे इसमें जो ये 210 मेंबर्स हैं ये प्रेफरेंस देंगे कि मुझे ये कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस पे डालने हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक मेंबर है जो उसके लिए 21 वोट पे फर्स्ट प्रेफरेंस डाली, जैसे ही उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी वो इलेक्ट हो जाएगा। तो जो 210 मेंबर हैं बीजेपी के, वो 10 कैंडिडेट अपने इलेक्ट करा सकते हैं राज्यसभा में। ठीक है, 400 में 210 बीजेपी के थे, वो 10 कैंडिडेट अपने इलेक्ट करा सकते हैं। जो 52 थे वो अपने 2 राज्यसभा में कैंडिडेट भेज सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 21 चाहिए एक के लिए तो 2 भेज सकते हैं। इस तरीके से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव होगा कि 400 में 210 बीजेपी के हैं तो 10 मेंबर जा रहे हैं, इनके 52 मेंबर है तो 2 मेंबर जा रहे हैं। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव प्रोपोर्शनल है, कितने उनके प्रोपोर्शन में एमएलएज हैं उसी हिसाब से उनके वो हैं। ठीक है, उसी हिसाब से उनके वहां पे मेंबर्स आएंगे। ठीक है, सभी को समझ में आ गया अभी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? ठीक है, नाउ वी विल गो नेक्स्ट। इनकी क्वालिफिकेशन के लिए क्या रहता है? क्वालिफिकेशन इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दोनों राज्यसभा के मेंबर्स को, लोकसभा के मेंबर्स को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। और इनकी क्वालिफिकेशन के लिए मिनिमम है कि ये सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। और ये जब किसी भी अथॉरिटी के, ये जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन एक अथॉरिटी बताएगा, उसके सामने उनको ओथ लेनी पड़ेगी। जो एमपीज के इलेक्शन के लिए कैंडिडेट के लिए लड़ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जो इलेक्शन लड़ते हैं उसके पहले वो ओथ लेते हैं, वो ओथ आपको इसमें मिल जाएगी लक्ष्मीकांत में, वो पढ़ लीजिएगा एक बार। वो ये ट्रू टू बैलेंस टू द लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दैट। ठीक है, तो उसके बेसिस पे उनको ओथ लेनी पड़ती है जब भी इलेक्शन लड़ते हैं। और राज्यसभा के केस में जो एज है वो 30 ईयर्स होती है, और लोकसभा के केस में जो एज है वो 25 ईयर्स होती है। याद रखना, राज्यसभा के केस में आपकी 30 ईयर्स की वो होती है एज, और लोकसभा के केस में 25 ईयर्स होती है। ठीक है, और लोकसभा का जब इलेक्शन होता है तो उसको जो भी इलेक्शन लड़ रहा है वो किसी भी कंस्टिट्यूंसी से एक इलेक्टर होना चाहिए, मतलब वोटर होना चाहिए, रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए, तभी वो लोकसभा या राज्यसभा का इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है, राज्यसभा के लिए जैसे किसी स्टेट, जैसे कोई वो पंजाब में रहने वाले हैं। ठीक है, बट वो आपके यूपी से भी राज्यसभा का इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा का इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये प्रोविजन पहले था कि जो यूपी में मेंबर्स होते थे वही यूपी के राज्यसभा के इलेक्शन लड़ सकते थे, बट ये बाद में हटा दिया गया प्रोविजन। अभी क्या है कि जो पंजाब के रहने वाले लोग हैं वो यूपी के स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टेट में, राज्यसभा में। ठीक है, तो यूपी से भी वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ इसके अलावा जो कुछ और क्वालिफिकेशन की भी बात की गई है, उसमें क्वालिफिकेशन में यह है कि जो SC ST के लिए रिजर्व सीट होती है, जो उनकी पॉपुलेशन के बेस पे रिजर्व सीट की गई हैं, कुछ सीट्स रिजर्व की गई हैं, वो रिजर्व सीट पे सिर्फ SC ST ही लड़ सकता है और कोई नहीं लड़ सकता है। जनरल की सीट पे SC ST तो फाइट कर ही सकते हैं, दैट इज देयर, उनको राइट है, सभी को ओपन है, पर जो रिजर्व सीट है वो रिजर्व सीट पे सिर्फ SC ST ही लड़ सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा कुछ डिस्क्वालिफिकेशन भी की गई है कि अगर एमपीज कुछ ऐसा कुछ करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से। उसमें पहला तो है कि अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब जहाँ पे किसी पोजीशन पे ऐसे होल्ड हो रहे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करा रही है सर्विस, उसके सर्विस के लिए पैसे दे रही है, या फिर कुछ उनको रिम्यूनरेशन प्रोवाइड करा रही है, या रहने वहने का प्रोवाइड करा है, तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। उस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर उन्होंने किया है और उसके बाद में एमपी मिल जाते हैं तो एमपी के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है। अगर कोर्ट उनको बोलता है कि उनका अनसाउंड माइंड है, क्लियर माइंड नहीं है, गड़बड़ माइंड है, तब भी उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है। या फिर इंसॉल्वेंट, उन्होंने लोन दिया, लोन रिपे नहीं कर पा रहे, ऐसे केसेस में भी उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है। या फिर इलेक्टोरल ऑफेंस में वो गिल्टी हुए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में भी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कुछ प्रोविजन दिए हैं। उसमें यह है कि अगर वो कोई इलेक्शन के ऑफेंसेस हैं कि उन्होंने मसल पावर यूज़ किया है, कुछ ऐसा कुछ मिस यूज़ किया है पावर का या मनी का, तो उस टाइम पे उनको अगर गिल्टी पाए जाते हैं तब भी वो डिस्क्वालिफिकेशन हो सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर किसी ऐसे केस में कन्विक्शन होता है जिसमें इनको इम्प्रिजनमेंट 2 या 2 से ज़्यादा साल का मिलता है, ऐसे केसेस में भी उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है। या फिर वो किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट दिखाते हैं जो एमपीज हैं, तब भी उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है। तो दीज आर मिनिमम रिक्वायरमेंट। इसके काफ़ी बड़ी लिस्ट है, वो आप चाहें तो देख सकते हैं। डावरी के केस में या अनटचेबिलिटी का अगर कोई या सती के क्राइम में किसी को कोई भी कैंडिडेट अगर उसमें लिप पाया जाता है तो उसको एमपी का इलेक्शन लड़ने के लिए मना किया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई एमपीज है उसको डिफेक्शन के केस में भी के ग्राउंड पे भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है। इसके बारे में मैं जब आपका शेड्यूल 10 पढ़ाऊंगा, उसके शेड्यूल 10 में आपको ये लिखा हुआ है डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ग्राउंड्स पे उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, कौन से नहीं। तो अभी जस्ट सिंपली याद रखिए कि उनको डिफेक्शन के केसेस में डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है। और हाँ जी, दीज आर द क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। इसके अलावा इनकी सीट कब वैकेंट की जाती है, इनकी सीट कब वैकेंट की जाती है, इनकी सीट कब वैकेंट होती है जब वो डबल मेंबरशिप होती है। मतलब अगर राज्यसभा के वो दोनों में इलेक्ट हो गए, मतलब एमपी लोकसभा के भी मेंबर बन गए और राज्यसभा के भी मेंबर बन गए, उस टाइम पे डबल मेंबरशिप नहीं ले सकते ना। ऐसा नहीं है कि आप राज्यसभा के भी मेंबर बनो और लोकसभा के मेंबर बनो, तो एक ना एक सीट छोड़नी पड़ेगी। तो उनको 10 दिन के अंदर में, 10 डेज के अंदर में उनको बताना पड़ेगा वो कौन सी सीट छोड़ना चाहते हैं। ठीक है। अगर वो कौन सी सीट छोड़ना चाहते हैं वो 10 दिन के अंदर में उनको बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताते हैं तो उनकी राज्यसभा की सीट जो है वो वैकेंट हो जाएगी। ठीक है। अगर वो दोनों में अपॉइंट होता है और 10 दिन के अंदर में नहीं बताते हैं कि कौन सी सीट पे वो रहना चाहते हैं, तो राज्यसभा में जो उनकी मेंबरशिप है वो खत्म हो जाएगी, लोकसभा वाली रहेगी। ठीक है। अगर मान लो कि वो किसी एक हाउस में पहले से मेंबर थे, बाद में दूसरे हाउस के लिए भी फाइट किया और उसके भी मेंबर बन गए, अगर ऐसा कुछ केस होता है तो उस टाइम पे जो पुराने हाउस के मेंबर थे वो खत्म हो जाएगा। मान लो इसके एग्जांपल से समझते हैं, अगर कोई राज्यसभा का मेंबर था, उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, तो उनका राज्यसभा का जो मेंबरशिप है वो खत्म हो जाएगा, लोकसभा का मेंबरशिप रहेगा अगर लोकसभा में जीत जाते हैं। ठीक है। ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर वो 2 सीट, अगर लोकसभा में ये एक प्रोविजन दिया गया है कि आप 2 सीट से फाइट कर सकते हैं। ठीक है। 2 सीट से आप फाइट कर सकते हैं। तो जैसे मान लो जैसे आपके नरेंद्र मोदी जी थे, उन्होंने 2014 का जो इलेक्शन लिया था उन्होंने 2 जगह से लड़ा था, एक वाराणसी से, एक दूसरा आपका वडोदरा से। तो 2 सीट से लड़ सकते हैं। ठीक है। तो 2 सीट में वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो उनको दोनों में से एक सीट खाली करनी पड़ेगी, वो उनको बताना पड़ेगा कि कौन सी सीट खाली करनी है। अगर वो अपना ओपिनियन नहीं देते हैं तो उनकी दोनों सीट खाली कर दी जाएंगी उस टाइम पे। ठीक है। अगर वो नहीं बताते किस सीट पे वो रहेंगे करके बिफोर द सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, तो उनकी दोनों सीट खाली कर दी जाएंगी। ठीक है। या फिर अगर मान लो कोई एमएलए है, मतलब स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसका मेंबर है, और उसके बाद में ये एमपी इलेक्ट हो जाता है, राज्यसभा या उसमें इलेक्ट हो जाता है, तो उनको 14 दिन के अंदर में उनको अपना बताना पड़ेगा कि किसमें 14 डेज के अंदर में बताना पड़ेगा कि किसमें वो कौन सी सीट लेना चाहते हैं। ठीक है।
अगर वो नहीं बताते हैं तो उनकी जो एमपी की सीट है वो वैकेट की जाएगी, वो खाली कर दी जाएगी, ठीक है। एमपी की सीट बंद खाली कर दी जाएगी उनके, ठीक है। 14 डेज के अंदर में उनको बताना पड़ेगा। इसके अलावा अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, जो प्रोविजन हमने बताया डिस्क्वालिफिकेशन के, अगर उसमें डिस्क्वालिफिकेशन हो जाते हैं कि उन्होंने कोई इनका इलेक्शन के टाइम पे डिस्प्यूट हुआ था, उसमें राज्यसभा या सॉरी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उनका जो इलेक्शन है नल एंड वाइड है, अभी जैसे हमने केस। और आप लोग रिवाइज करते रहिए, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा इस चीज़ को, कि इसको कंप्लीट करना ही करना है लक्ष्मीकांत से। सारे के सारे कंप्लीट कर लीजिएगा। जो भी आपका ये अभी मैंने चैप्टर पढ़ाए हैं आपके, सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर और सुप्रीम कोर्ट के बाद के जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, एंड आपका पीआईएल है, और इसके बाद में आपका जो हाई कोर्ट के बाद में जो जुडिशरी है, वो सारे के सारे की चीज़ें आपको कंप्लीट